नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर साहबी नईम वजाहत जो है आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान में 26 नवंबर के रोज़ जो है यौम आइन मनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन डे के हवाले से हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मुल्क के तमाम आबादियों को, तमाम मज़ाहिब को, तमाम अक़वाम को दर्ज फ़हरिस्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल को, दर्ज फ़हरिस्त तबक़ात को मसावत देने का आइन काम करता है। हम इसी से आज की शुरुआत करते हैं। जी नईम साहब। देखिए, जब हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया गया था तो दस्तूर साज़ों की जो कमेटी थी उसमें हिंदुस्तान के अजीम कायदीन थे जिनका मुख्तलिफ़ शोबों में अपना महारत रखते थे। उनकी खिदमत से इस्तेफ़ादा करते हुए ये दस्तूर बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये दस्तूर, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम दस्तूर है, क्योंकि समाज के तमाम तबक़ात को मसावत फराहम करता है। जी, एजुकेशन राइट्स हो या फिर फंडामेंटल राइट्स हो या फिर मजहबी राइट्स हो, तमाम जो राइट्स है ये हमारा दस्तूर फराहम करता है। ये दस्तूर साजी के लिए जिन लोगों ने काम किया है और सबसे पहले उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने की ज़रूरत है यकीनन कि उन्होंने दस्तूर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रखी कि कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जी। मैं माफ़ करना, आपको रोक रहा हूँ। जबकि हालात जो थे, तक़सीम हिंद का मामला चल रहा था, एक मुल्क की बुनियाद पड़ रही थी मज़हब के नाम पर, और दूसरे मुल्क को आइन और जमहूरियत की बुनियाद पर क़ायम करना एक बड़ा कारनामा उस वक्त के जहदकारों का था। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत और अहम दस्तूर हिंदुस्तान का दस्तूर है। जी, सारे ममालिक के लिए, दुनिया के तमाम ममालिक के लिए अपने अपने दस्तूर होते हैं। जी, लेकिन उन तमाम ममालिक के लिए उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। जी, लेकिन हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, हिंदुस्तान में समाज के तमाम तबक़ात रहते हैं, कई बोलियां बोलने वाले रहते हैं, कई मज़हब के लोग रहते हैं, कई तबक़ात के लोग होते हैं, कई समाज के लोग होते हैं। सबके साथ इंसाफ किया गया है। जी, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई है, ना किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया है। तालीम में मसावत रखा गया है, हुकूक में मसावत रखा गया है, हर मामले में इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि मज़हब के मामले में भी हर मज़हब को अपनी अपनी मज़हब की तरक्की के लिए या बात करने के लिए उसकी उन्हें इजाज़त दी गई है। जिनसी बुनियाद पर भी मसावत जो है उसको यकीनी बनाने का इस आइन में, जो हिंदुस्तान का आइन है, उसमें मतलब ये मराहत पेश किए गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए हैं कि ख़वातीन को भी उनके हकूक़ से, लड़कियों को भी उनके हकूक़ से महरूम ना रखा जाए। ये काम किया गया है। 29 अगस्त 1947 को ये मुसव्वदा कमेटी जो है, जिसकी क़यादत में हमारे दस्तूर जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, ये मुसव्वदा जो कमेटी थी, वो कमेटी ने मुसव्वदा 29 अगस्त 1947 को तैयार किया। और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसमें 26 नवंबर 1949 को ये जो है मंजूर किया गया, इसको मंजूरी दी गई। तब से लेकर अब तक हम मुसलसिल देख रहे हैं कि आइन के मुताबिक हालात, हालांकि बहुत सारी जो है आइन की पाबंदी में बहुत सारी कोताहियाँ, गफलत माजी में भी हुई हैं, मगर पिछले कुछ सालों से आइन की खिलाफ वर्जी के जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर जब से सियासत फ़रोग़ पाई है हिंदुस्तान में, तब से आइन जो है वो कहीं ना कहीं आइन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरीक़े का माहौल बन रहा है। देखिए, मैंने देखा है कि अब तक तमाम सियासी जमातें जो होती हैं, SC ST BC माइनॉरिटी की बात करती थी जी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि 30-35 करोड़ माइनॉरिटीज़ है जी, हिंदुस्तान में। जब हम कभी भी देखते थे, आज से 2014 से पहले 2002 से 2004 के तक तो सब तमाम सियासी जमातें SC ST BC माइनॉरिटीज़ का नाम लिया करती थी। जब से 2014 से बीजेपी की मरकज़ में हुकूमत क़ायम हुई है, तब से माइनॉरिटीज़ का जिक्र ख़त्म हो गया है। जी। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि अपोजिशन की जो सियासी जमातें, वो भी किसी ना किसी तरीके से अक़लियतों को जो है वो नज़रअंदाज कर रही हैं। ये भी देखा गया है कि अक़लियतों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार की जाती है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसको मुकम्मिल तौर पर फरामोश कर दिया जाता है अपोजिशन की जानिब से भी। तो ये एक आइन पे जो दस्तूर है, जो हम ये खुशी की बात है कि 1950 26 जनवरी 1950
से इस पर अमल हो रहा है, ये आइन जो बनाया गया उस पर अमल हो रहा है, तब से लेकर अब तक जो है हिंदुस्तान जो है दुनिया की अजीम जमहूरियतों में शुमार किया जाता है। और उसके बाद ये जो जमहूरी शबी है, जमहूरियत की बुनियाद पर हुक्मरानी की जो छवि सारी दुनिया में बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं पामाल होती नजर आ रही है। मैंने कहा है कि 2014 के पहले, आपने पहले भी कहा है कि पहले भी कुछ खामियां रही होंगी, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 2014 के बाद अब बीजेपी ये कहना शुरू कर दी है कि हमें 20% वोटों की ज़रूरत नहीं है जी। हमें 80% वोटों की ज़रूरत है। पहले ये कहा जाता था, अब खुल के ये कहा जा रहा है कि हमें मुसलमानों की या माइनॉरिटीज़ के वोटों की ज़रूरत नहीं है जी। हम हिंदू वोटों की वजह से कामयाब होकर आते हैं। तो एक हिंदुस्तान में नफ़रत की एक लहर पैदा कर दी। जी। सबसे पहली बात यह है कि जो आरएसएस है, मैं समझता हूँ कि अपने 100 साल तकरीब मनाने जा रही है जी। वो पहले उन्होंने दस्तूर को कबूल ही नहीं किया है। जी। दस्तूर बनाने या फिर अहिंसा की बात करने या माइनॉरिटीज़ की बात करने या इत्तेहाद की बात करने वाले गांधी जी का कत्ल किसने किया, जी। सभी जानते हैं। फिर इसके बाद आरएसएस पर पाबंदी किसने आयद किया, सभी जानते हैं। उसके बाद भी आज ये आरएसएस की जो तंजीम है ये कहती है कि मुहब्बे वतन है, जबकि आरएसएस ने कभी हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा ही नहीं लिया जी। बल्कि अंग्रेज़ों के तलवे चाटे हैं और अंग्रेज़ों की मदद की है। यकीनन। कई हमारे पास मौरखीन है जिसने ये दिखा भी है, बताया भी है, दस्तावेज़ी शवाहिद है, सब कुछ है, आज भी लोग कहते हैं। लेकिन ये आज हमारे वज़ीर आज़म में आके ये कहते हैं कि आरएसएस मुहब्बे वतन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जब शपथ लेता है अपने ओहदे की तो ये कहता है कि ज़ात पात मज़हब किसी से कोई ताल्लुक़ न रखेगा, होकर काम करेंगे। लेकिन ये वही आके कहते हैं कि हमें अब आरएसएस जो है वो मुहब्बे वतन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका जहन कहीं किधर जा रहा है, किस अंदाज में काम कर रहे हैं। यकीनन नईम साहब, अब मैं कल आपका फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था जिसपे आपने आइन की मुबारकबाद पेश की, तो उसी हवाले से मेरे जहन में जिक्र आया कि हम आज की शुरुआत जो है आइन से करें। एक देखिए, आप सबसे बड़ी एक आइन की जो पामाली अगर आप कहीं पे देख सकते हैं तो हालिया दिनों में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की यादगार के तौर पर वहाँ पर भगवा परचम लहराया गया। एक रस्म होती है हर साल, वो उस रस्म में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उसमें योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद थे और गवर्नर उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल वहाँ पर मौजूद थी। और अहम ये तशवीशनाक ये बात है कि ये हुकूमत के अहम जिम्मेदारान के साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी उस तकरीब में मौजूद थे। वहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीर करते हुए ये कहा कि जो है वो सदियों के जो ज़ख्म है वो ज़ख्म मुंदमिल हो रहे हैं। तो ये जो है इसको जमहूरियत की आइन की सबसे बड़ी पामाली तस्वुर। मैं ये वज़ीर आज़म की तकरीर सुनने के बाद मैं 2 दिन तक इसका तज़किया करता रहा कि वज़ीर आज़म ने ऐसा क्यों कहा है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि दस्तूर जो हमारा है वो कायम रहे। जी। दस्तूर में वो तब्दीली करना चाहते हैं। आरएसएस का बरसों से तब मुतालबा रहा है। जी। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी, मैं समझता हूँ कि 20 साल 25 साल पहले तक तो कभी झंडा लहराया, 2014 से पहले तक भी झंडा नहीं लहराया गया। तो आज ऐसे शख्स को उस तंजीम के सरबराह को अपने बाजू बिठाते हुए वज़ीर आज़म ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम दस्तूर पर इनडायरेक्ट ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम दस्तूर पर अमल नहीं कर रहे हैं या करने वाले नहीं हैं या मुस्तकबिल में हम दस्तूर को तब्दील कर देंगे। इस तरह की मेरे को ऐसा लग रहा था कि बंद लफ्ज़ों में उन्होंने आवाम तक मैसेज पहुँचाया है। देखिए नईम साहब, दस्तूर को अगर ख़त्म कर देंगे या दस्तूर के बजाय मनुस्मृति की बुनियाद पर अगर मुल्क को चलाने का काम आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक अगर होता है तो यकीनन इससे न सिर्फ अक़लियतें बल्कि वो तमाम तबक़ात भी मुतासिर होंगे जो एससी, एसटी और बीसी है, क्योंकि समाज का सबसे निचला हिस्सा इन्हें तस्वुर किया गया है। इसी बुनियाद पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिद्दोजहद की, उन्होंने बहुत बड़ा एक संघर्ष किया, उन्होंने बहुत बड़ी एक जिद्दोजहद की। जिद्दोजहद के नतीजे में ये तमाम चीज़ें मंजर आम पर आई कि वो तबक़ात को जो समाज का सबसे निचला हिस्सा समझा जाता है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए, उन्हें मराहत फराहम किए जाए, उन्हें उनकी गुर्बत, उनकी पसमानदगी के बुनियाद पर उन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जाए। यकीनन मैं भी चाहता हूँ कि जो पसमानदा है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात मिलें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात की जो हद रखी गई थी पहले 10 साल रखी गई थी, उसके बाद फिर बढ़ाई गई सियासी मजबूरियों के तहत तमाम सियासी जमातों ने बढ़ाई गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें मिलना चाहिए जो उसके हकदार हैं। जी।
आप देखिए ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी SC ST जो असम्बलियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वजारत में शामिल है, लोकसभा के नुमाइंदे हैं, और साथ ही साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ हैं जिनके पास हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। जी वो लोग भी जब वक्त आता है तो वो SC ST तहफ़्फ़ुज़ात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, BC तबका से। मेरा कहना ये है कि ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जाए जो निचली गुर्बत के नीचे ज़िंदगी, सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप बताइए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जिनका सालाना हज़ारों करोड़ रुपए का कारोबार है, टर्नओवर है, अगर ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जी और रही बात के हम देखते हैं समाज के तमाम तबकात, मज़हब में हर लोग अमीर गरीब लोग हैं, लेकिन कई कमीशन ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कहा है कि दलितों से भी मुसलमान दलित है। ये रिपोर्ट सामने आई। जस्टिस सच्चर कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा कमिशन कई कमीशनों ने ये बात कही ये है। हालिया दिनों में हम जिसका हमने अहाता किया है, कवर किया है, उसको जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन और दूसरा जो सच्चर कमेटी जो है उसके रिपोर्ट्स है अभी ये भी मौजूद है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये रिपोर्ट सामने हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि मुसलमानों को भी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाम मुसलमानों को दिया जाए, जो पसमानदा मुसलमान हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाना चाहिए। 2004 में तेलंगाना जब मुत्तहद आंध्र प्रदेश था, राजशेखर रेड्डी ने तहफ़्फ़ुज़ात फराहम की थी, तो बीजेपी तब से इसकी मुखालिफत कर रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है। आप बताइए, अगर हिंदू तबका अगर धोबी होता है उसको मिल जाता है, अगर कोई छोटे छोटे कारोबार करने वाला आता है उनको तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाते हैं, लेकिन वही कारोबार अगर मुसलमान करता है तो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन्हें उस तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरे से हटा दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है, इस पर गौर होने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। हमारे तातुन का शिकार बनाने के लिए उसको जुमराबंदी का भी एक हरबा खेला गया, जुमराबंदी भी हुई, उसमें से शेख सैयद पठान को निकाला गया, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरे में आते हैं उन्हें निकाला गया। फिर दूसरे जो लद्दाफ़ वगैरह जो है, दूसरे तबक़ात जो है मुसलमानों में, उन्हें शामिल किया गया। मगर जिस तरीके से शामिल करने के बावजूद भी जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए थे, जिस तरीके का फ़ायदा मुसलमानों को तालीमी मैदान में या फिर मतलब रोज़गार के मैदान में मिलना चाहिए था, शोबेजात में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये यकीनन एक इस पर भी हुकूमतों को तवज्जो देना चाहिए। ख़ास तौर पर देखिए नईम साहब, जैसा कि हम हमारी बातचीत की शुरुआत में आइन के हवाले से बात कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है जिन रियासतों में, मरकज़ के अलावा उन रियासतों में आप इस तरीके की तवक्को नहीं कर सकते कि बीजेपी मुसलमानों या फिर अक़लियतों, मजमूई तौर पर जो अक़लियती बिरादरी है मुसलमानों के अलावा, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, इन तबक़ात को शामिल करे, उन्हें मराद पहुँचाए। लेकिन उन रियासतों में जहाँ पर सेक्युलर सियासी जमातें मौजूद हैं, कांग्रेस है या फिर इंडिया ब्लॉक के सियासी जमातों की हुक्मरानी है, वहाँ पर इसको आप रूबे अमल लाने का काम करने की कोशिश की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सच कहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये कर्नाटक में फराहम किया है मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मिल रहे हैं, वो भी कांग्रेस की बदौलत है। ये बात भी सच है कि 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन बनने के बाद तालीम में और मुलाजिमतों में मुसलमानों का रेशो बढ़ा है। जी। अब हमने देखा है कि हालिया दिनों में नीट के काउंसलिंग हुई थी। जी जी। तकरीबन 760 या 765 माइनॉरिटीज़ बच्चे, जिसमें मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को MBBS में दाखिला मिला। अक्सरियत जी। ये जो है 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पे ही मिला है। जी। हम ये नहीं कह सकते कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ है, फ़ायदा हुआ है। इसी तरह मुलाजिमतों में 4% रिजर्वेशन रखा गया है। जी। रूल्स ऑफ रिजर्वेशन जो है उस पर अमल करना हुक्मरानों की जिम्मेदारी। जी। ये अलग बात है कि कहीं कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर कहीं नाइंसाफ़ी होती है तो मुस्लिम सियासी जमातों को, मुस्लिम कायदीन को और रज़ाकाराना तंजीम को इस पर बातचीत करनी चाहिए, हुक्मरानों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। लेकिन कोताहियाँ हमारी भी है, हमें भी अब वो ज़िम्मा नहीं उठाया है जो हमारी ज़िम्मेदारी थी। देखिए यकीनन जैसा कि आप नईम साहब ने कहा कि
मुस्लिम सियासी जमातें हैं, रज़ाकाराना तंजीमें हैं, उनको अपनी चौकसी अगर वो इख्तियार करती है। माजी में हमने देखा है कि मुसलमानों की चौकसी, चौकन्ना रहना और बर वक्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना, उसका सियासी और समाजी, मजहबी और माशी फ़ायदा मुसलमानों को हुआ है। माजी में ये तारीख़ रही है। अगर उसको फिर दोहराएंगे हम तो यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगा। एक तरफ तो हम यौम आइन मना रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के केरला के जो सरबराह है वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है बीजेपी को हमें वोट नहीं देता, मुसलमान जो है हमें वोट नहीं देता, इसी वजह से कैबिनेट में, मरकज़ी काबीना में कोई मुसलमान नहीं है। ये कहना है केरला बीजेपी सरबराह का। जी नईम साहब, मैं समझता हूँ कि कोई नई बात नहीं है जी। ये बीजेपी की जो जहन है लोग है वो हमेशा यही कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014 से पहले शायद बीजेपी को मुसलमानों का बहुत कम वोट मिलता था जी। 2014 के बाद से अब तक मुसलमानों का वोट परसेंट बीजेपी के लिए बढ़ गया है जी। ये बीजेपी को भी मालूम है जी। और बीजेपी को उस पर बात भी करती है, लेकिन खुलेआम तस्लीम करने से इनकार करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मुसलमान समाजी धारे में शामिल रहें और या फिर उनका अक्सरियती वोट जो है वो मुतासिर हो जाए। जी। तो वो मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ पहले की बनिस्बत बढ़ा है। जी। जिन रियासतों में हुकूमत में बीजेपी आई है वहाँ पर भी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। जी। अक्सरियत नहीं दिया होगा जी। लेकिन कुछ परसेंट तो जरूर मुसलमानों का देखिए, वोट जैसा कि आपका इशारा इस तरफ भी हो सकता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी का इत्तेहाद है जी। तो जब बीजेपी का उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के बजाय वहां पर खड़ा होता है तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम कायदीन भी उन इलाकों में जाकर बीजेपी के उम्मीदवार की तायीद करते हैं। तो लिहाजा वहां पर जो है वह बीजेपी के उम्मीदवार को मुसलमान भी वोट देते हैं, जिसकी वजह से वो रुकने असम्बली मुंतखब होता है। हालांकि वो वोट शायद हो सकता है कि बीजेपी के नाम पर ना हो, जनता दल यूनाइटेड के नाम पर ही हो, एनडीए के नाम पर ही हो, मगर वहां पर मुसलमानों के वोट उन्हें मिलते हैं। उसके बावजूद भी राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी के सरबराह हैं केरला के, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान, देखिए मुसलमान अगर वोट नहीं दे रहा है तो क्या आप उसको जमहूरी और उसके आईनी हक से महरूम करेंगे? इस तरीके का दावा राजीव चंद्रशेखर ने पेश किया है। अब उनका जो बयान था उसका पैगाम वही है जी कि आप हमें वोट नहीं दिए, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। कुछ भी नहीं देंगे के अलावा आईनी और जमहूरी हक से मैं तो आपको महरूम कर देंगे। बिल्कुल अब हम दस्तूर की तब्दीली की जब बात हो रही है तो वही होगा। अब आप देखेंगे कि 2014 से पहले जो माइनॉरिटी बजट था सेंट्रल में वो तकरीबन 5000 से थोड़ा कम था जी। अब आज 2025 में चल रहे हैं जी। 11 साल मरकज़ की हुकूमत आ गई है जी। हर साल बजट में जब बजट पेश किया जाता है तो जो मद होते हैं मुख्तलिफ तबक़ात के या फिर डेवलपमेंट के, उसमें बजट इंक्रीज़ किया जाता है जी। लेकिन ताजुब की बात सुन के आपको ये होगी कि जो 2014 में माइनॉरिटी बजट था वो उतना ही उसमें इजाफा नहीं हुआ बल्कि उसमें अभी मजीद कमी कर दी गई। जी। मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया गया है और कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ को महरूम कर दिया गया है। तो आप बताइए, अगर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं और दस्तूर की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, तो क्या इंसाफ नहीं होना चाहिए? आपको बता दूं कि हैवानों की परवरिश के लिए, हैवानात की परवरिश के लिए, देखभाल के लिए जो बजट है वो माइनॉरिटी बजट से 3-4 गुना ज़्यादा बजट है जी। लेकिन इंसानों का बजट जो है वो बहुत ही कम है। ऐसा लगता है कि अब मुसलमानों को बीजेपी हुकूमत हैवानों से ज़्यादा कमतर समझ रही है। जी। देखिए, आप वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार गुजरात फसादात के मुतालिक आपको अफसोस है या कुछ है का एक सवाल एक न्यूज़ एंकर ने किया था तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आकर मर जाता है तो उसके ऊपर अफसोस होता है। तो बहुत सारी सियासी जमातें और तंजीमों ने उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा था कि किसी एक जलसे में तकरीर करते हुए तू कुत्ते का बच्चा, इस तरीके का जवाब असदुद्दीन अवैसी ने भी दिया था। तो लिहाजा ये इस किस्म की सोच रखने वाली अगर लीडरशिप जो है वो मुल्क की हुक्मरान बनती है तो उनसे आप इसी तरीके की तवक्कुओ करते हैं कि अक़लियतें जो है उनकी नज़र में जानवरों से भी कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैंने बताया आपको 2014 से पहले माइनॉरिटी का बजट क्या था और 2014 तक जिन मत के लिए इंडस्ट्री हो या फिर ज़राअत हो या कोई और रेलवे हो, ये सब आपका बजट निकाल के देख लीजिए जी। जो इसमें इजाफा हुआ है, फिर आप माइनॉरिटी बजट निकाल के देख लीजिए उसमें किस तरह कमी हुई है। तो आप ये इम्तियाज़ नहीं कर रहे हैं।
आप दस्तूर के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं। यकीनन दस्तूर के साथ नाइंसाफी आप नहीं है। चाहते कि मुसलमान जो है वो तरक्की में दूसरे तबकात के साथ शाना बाशाना चले। आप एक तरफ तो बीजेपी जो है अपोजिशन जमातों पर बिलखुसूस कांग्रेस पर पोलराइजेशन की सियासत का इल्ज़ाम लगाती है, मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोटर्स की पोलराइजेशन, उनकी हिमायत हासिल करना या फिर उनकी आवभगत करने का इल्ज़ाम लगाती है। दूसरी जानिब बीजेपी की खुद अगर सियासत देखें तो जैसा कि आपने कहा कि वो 20% जो मुल्क की आबादी है उसको छोड़कर जो है उनकी पॉलिटिक्स शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। देखिए, अगर मुल्क तरक्की करना है तो मुल्क के अगर आप हमारा जिस्म है, हाथ भी सही होना पड़ेगा, दोनों हाथें सही होना पड़ेगा, दोनों पैर सही होना पड़ेगा, आपका जहन भी सही काम करना पड़ेगा। अगर एक कोई पैरालाइज हो जाता है तो फिर आपकी तरक्की थम जाती है। तो मुल्क में अक़लियतें जो हैं 35 करोड़ तक मुल्क की अक़लियतें हैं। आप अक़लियतों को नज़रअंदाज करके तरक्की की बुनियाद नहीं रख सकते। अगर रखते भी हैं तो उसमें वो कामयाबी नहीं मिलती जो माइनॉरिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट के बगैर मिलती है। मैंने सुना है चंद दिन पहले एक उत्तर प्रदेश का एक पागल है, अपने आप को सरस्वती क्या कहेगी बोलता रहता, वो अब्दुल कलाम के ऊपर सवाल उठा रहा है जी। सरस्वती कुछ नाम है पता नहीं उसका, वो कई मरतबा जेल जा चुका है, कुछ कर चुका है। वो कह रहा है कि उसको जो भारत रत्न दिया गया है वो गलत दिया गया है जी। बस पुलिस वालों के सामने ये बात कर रहा है और पुलिस तमाशा देख रही है जी। ये दस्तूर आ गया है। जो क्रिमिनल है वो हमारे मुल्क के जिन्होंने मुल्क को हमारे मुल्क की आज़ादी में जिसने अहम, अच्छा ये अबुल कलाम आलम की बात कर रहा हूं जी, साइंसदान जिन्होंने हमें एपीजे की बात जी हाँ एपीजे की बात है। तो वो उसी एपीजे को फिर वजीर आज़म वाजपेयी ने इस मुल्क का सदर जमहूरिया बनाया था और उन्हें वो भारत रत्न से भी अवार्ड आ गया था। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की वो ताकत है जो हमारी फौजी ताकत है, न्यूक्लियर का जो आज हम इस्तेमाल, जो न्यूक्लियर पावर सारी दुनिया में हम फख्र से बोलते हैं, उसके मेम्मार जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। तो उनके खिलाफ भी गलत बातें की जा रही है और पुलिस हमेशा तमाशा देख रही है जी। नहीं देखिए, एक ये वतीरा बन गया है खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, बड़जबानी, बड़बोल और इश्तियाल अंगेजी जो है उसको हवा दी जा रही है योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में। हम बारहा यही कह रहे हैं। तो फिर आप बताइए दस्तूर कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है? कुछ भी नहीं। यकीनन ना। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यही बात कोई और करता, किसी और प्रेसिडेंट के बारे में कोई मुसलमान करता तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता। फिर इसके पर सरस्वती जो है, वो मैं नाम बोल रहा हूँ, हमेशा वो जब भी मुंह खोलता है जहरी निकलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और पुलिस तमाशा देख रही है। मैंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कई ऐसे वीडियोस देखे हैं, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्यों थप्पड़ नहीं मारते उसको, पुलिस से सवाल कर रहे हैं। पुलिस की निगरानी में जो इश्तियाल अंगेजी का काम जो है वो 2015 के बाद से मुसलसिल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। नईम साहब आप भी अल्हम्दुलिल्लाह सरगर्म सहाफ़त से वाकिफ़ हैं। आए दिन के जो तब्दीलियाँ हैं वो तब्दीलियों के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। आप एक बात गौर करें, वो तमाम फ़िरक़ा परस्त तंजीमें, वो तमाम शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? मज़हब की बुनियाद पर 3 ममालिक हमारे पड़ोस में कायम हुए। अफ़गानिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, आप उनको देखें, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड जो है, तो ये ममालिक के इन कौमों का वक़ूफ़ पज़ीर होने का जो टाइम है वो हिंदुस्तान के साथ का ही है, तकरीबन लगभग आगे पीछे 5-10 साल का वक्फा होगा उसमें। आप उनकी तरक्की देखें और हिंदुस्तान की तरक्की देखें। हिंदुस्तान में तरक्की की बुनियाद जो है वो सेक्युलरिज्म था। यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर इस मुल्क की बुनियादें नहीं पढ़ी गई। अगर बात होती मज़हब की बुनियाद पर पढ़ने की तो मुसलमानों के पास एक ऑप्शन था, एक से ज़ायद ऑप्शन थे, लेकिन मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर इस मुल्क के क़याम की जो पेशकश की गई उसको मुंतखब किया। मुसलमान है, बाई चॉइस हिंदुस्तानी है मुसलमान। और दूसरी चीज़ ये है कि जंग आज़ादी में अगर हम देखें, दिल्ली से लेकर लाहौर तक कि जो दरख्तें थी, सड़कों पर जो दरख्तें थे उस पर लटकने वाली लाशें किसी की नहीं, उलमाओं की थी। हमारे उलमाओं ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, शहीद हुए, गोलियां सीनों पर खाई, मगर कभी भी जो है वापस नहीं भागे। अंग्रेज़ों के पैर पड़कर कभी किसी आलिम ने माफ़ी नहीं मांगी। और उसके बावजूद भी अगर आप हुब्बुल वतनी के मामले, मज़हब की बुनियाद पर इस मुल्क को फ़रोग़ दे रहे हैं, जिस तरीके के हालात यूपी में बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके के हालात की
पेश खत्मी जी हालात की तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने परसों अयोध्या में की, तो उस तरीके के तो मुल्क की तरक्की बिल्कुल नहीं होगी। ये देखिए जहनियत जो है, जैसा कि आप याति नरसिंह आनंद की बात की आपने, right. याति नरसिंह आनंद की आपने बात की, तो आप मुसलसिल आप नाम बोल रहा हूं याति नरसिंह आनंद को आप उठा के देख ले, तारीख उठा के देख ले, वो जब भी मुंह खोलता है सिर्फ गोबर निकलता है मुंह से उसके। ये बिल्कुल सच कहा आपने। बात की थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों और उलमा मशाइखीन के कुर्बानियों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के नाम पेश करने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो हमारा क्या है, गेट ऑफ इंडिया है, उस पर जाके देख लीजिए, बिल्कुल लिखा हुआ है। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि जब भी हिंदुस्तान की आज़ादी होती है तो हमारे वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है कि वहां जाएं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करें, लेकिन कोई नहीं करता वहां जाके, और कोई बताता नहीं कि वहां पर अगर हम बोलते हैं तो ये तारीख से मुस्लिम मुजाहिदीन के नाम हटा दिए गए हैं जी, जिन्होंने जो कारनामे थे वो हटा दिए गए हैं, जो मुगलिया दौर था उसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, फिल्में इस तरह बनाई जा रही हैं कि मुस्लिम मुखालिफ फिल्में बनाई जा रही हैं, लोगों के जहन खराब किए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस जानिब तवज्जो नहीं दिया जाता। जो दिल्ली के गेट ऑफ इंडिया के पर जो नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, कभी उनको उजागर करने की कोशिश नहीं की जाती। क्योंकि आप ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद को किस तरीके से फरामोश करेंगे? ये हाल का जैसा है, आपने कहा कि चलो अब जंगे आजादी की तरफ नहीं जाते, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान से जंग हो रही थी तो ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद को तो आप किस तरीके से फरामोश कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे, जब चीन से जंग हो रही थी तो हमारे निजाम जी 500 किलो सोना दिया था, क्या उसको फरामोश कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन जब भी बीजेपी के कायदीन यहाँ पर आते हैं, चाहे वजीर आजम हो या फिर अमित शाह हो या कोई और हो, यही कहते हैं कि निज़ाम के खिलाफ बातें करके जाते हैं जी। क्या आप बताइए, क्या निज़ाम ने मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए जमीनें नहीं दिए, फंड्स नहीं दिए, सब कुछ दिए, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी को फंड दिए जी, लेकिन आज इसको कोई याद नहीं करते, बल्कि जब भी मुसलमानों का नाम आता है उन्हें दुश्मन की नजर से देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान थे। क्या टीपू सुल्तान को कोई याद करता है? अभी उल्टा टीपू सुल्तान की जब जयंती आती है तो वहां पर बीजेपी मुखालिफत करती है। क्यों भाई जी? तो देखिए, ये इस तरीके की शिवाजी की मैं बात नहीं, मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, शिवाजी महाराष्ट्र के तक महदूद है, लेकिन तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जाके देखिए, हर तरफ शिवाजी के मुजस्सिमे लगाए गए हैं, हमें भी इस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब टीपू सुल्तान की क्यों मुखालिफत करते हैं? हमने कभी मुखालिफत ही नहीं की है। आपको बता दो नईम साहब, तारीख के हवाले से औरंगाबाद जो है वो दक्कन का हिस्सा था, निज़ाम की हुक्मरानी थी वहाँ पर भी यादगारें निज़ाम की होनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र, तेलंगाना में अगर शिवाजी था, कि आपने कहा कि शिवाजी के अगर मुजस्सिमा लगते हैं तो तेलंगाना के किसी कोई इतराज़ नहीं, यकीनन। औरंगाबाद में भी अगर निज़ाम का मुजस्सिमा लगता है तो ये सेक्युलरिज्म की एक बेहतरीन बुनियाद बन सकता है। मगर जिस तरीके की सियासत, जैसा कि आपने कहा कि प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं और बनाई जाती हैं सिर्फ बदनाम करने का मुसलमानों को। देखिए, कश्मीर फाइल्स निकाल के देख लीजिए। अब मुझे वेस्ट बंगाल में इंतखाबात आने वाले, अभी और एक सीरीज शुरू की, बंगाल फाइल्स जी। पता है ये क्या है? ये इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। चंद डायरेक्टर्स जो बीजेपी और उसकी हिंदुत्व तंजीमों के पालतू है, वो लोग इस तरह की फिल्में निकालते हुए नौजवान नस्ल को और लोगों को गलत मैसेज प्रोग्राम कर रहे हैं कि मुसलमान दुश्मन थे या मुसलमानों ने हिंदुओं का सफाया किया, इस तरह का मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। NCERT, आपने निसाब की बात की, NCERT ने हालिया दिनों में निसाब में से बहुत सारे चैप्टर्स जो मुगलिया सल्तनत के निकाल दिए थे, उसमें से फिर भगवा जो लीडरान है उनको अब निसाब में शामिल किया गया। हालिया वाकया ये पिछले साल का जब निसाब NCERT का आया, CBSE का, तो उसमें बहुत सारी 8वीं जमात तक का जो निसाब है उसमें बहुत सारी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। और भगवाधारी लीडरान को जो कभी उनका हिस्सा नहीं था, जंग आज़ादी में हो या फिर मुल्क की तरक्की में हो, मुल्क की फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को मजबूत करने में हो, भाईचारे को फ़रोग़ देने में हो, कभी उनका हिस्सा नहीं रहा, जो सिर्फ नफ़रत फैलाने के ज़िम्मेदार रहे, और उनको निसाब में शामिल करने का काम किया है। नईम साहब, बिहार में SIR हुआ हालिया दिनों में, SIR को लेकर बहुत सारी धांधलियाँ हुई, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए और बहुत सारे राहुल गांधी ने बहुत सारे सबूत और शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ में पेश किए। मगर सुप्रीम कोर्ट का कल एक रिमार्क आया है बिहार SIR को लेकर कि अब तक कोई वोटर
जो है वो अखराज के मामले में जो उनके नाम खारिज हुए हैं वो आगे नहीं आया और अदालत से रुजू नहीं हुआ। तो ये मास डिलीशन बड़े पैमाने पर ये जो SIR में नाम निकालने का जो ये मसला चल रहा है, ये क़यास, ये गुमान चल रहा है, इसको हम किस तरीके से तसव्वुर करेंगे? सिर्फ एक क़यासी है, जो क़यास चल रहा है वो क़यासी है बोल के इस तरीके का रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जब भी मुल्क में कोई संगीन मसाइल पैदा होते हैं तो हिंदुस्तान के जो 4 सुतून हैं दस्तूर के, उन 4 सुतूनों को अहम रोल अदा करना चाहिए। मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स है, अदलिया है और जो सियासी क़ायदीन हैं, उनकी अहम जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद कई केसेस अपने हद तक लेना चाहिए। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है कि किसी वोटर ने शिकायत नहीं की है, तो आप बताइए कि एक गरीब वोटर क्या फीस लगा के वकील की सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है? ये बहुत अहम बात, बहुत अहम तरफ इशारा किया है। क्योंकि जब उसको खाने को खाना नहीं है, जी। अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, जो उसकी फिक्र रहती है उसको, जी। अब वो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि मेरे पास मेरा वोट कट गया है? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट में खाली किसी एक शख्स के जाने से केस कबूल कर लिया जाता है? उसके लिए वकील के थ्रू से जाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो वकीलगाह की जो फीस है वो तो आप जानते हैं। यकीनन ये इस जैसा कि नईम साहब ने इशारा किया उस तरफ के खुद नोट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आगे बढ़ना और वो जो जिन लोगों के नाम खारिज किए गए हैं उनका नुमाइंदा बनना क्या ज़रूरत थी यहाँ पर। देखिए, राहुल गांधी ने इसके बारे में तमाम तफसीलात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पेश किया है। उन्हें राहुल गांधी ने बिहार के उन लोगों से भी बातचीत की है, वीडियो में हमने देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उनके नाम किस तरह खारिज कर दिए गए हैं, जबकि वो जिंदा है। ये बताया गया कि वो नहीं है, मुर्दा है या मर गए हैं तो उनका नाम इसलिए निकाल दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हम जिंदा है जी। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब एक पॉलिटिकल पार्टी ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकती है, या तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए रुजू हो सकती है क्योंकि पॉलिटिकल गट्स होते हैं, साथ ही पॉलिटिकल पार्टी में विकला होते हैं और समाज के तमाम तबकात के नजरियात रखने वाले लोग होते हैं जो बासर होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। अब ये आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं पहुंच सकता। आम आदमी को क़वानीन के ताल्लुक से कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। गाँव के जो लोग हैं वो अभी भी तालीमी तौर पर पसमानदा हैं। उन्हें अपना पेट कैसा भरें, कैसा रोज़गार हासिल करें, अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम कैसा करें, घर के खाने का इंतजाम करें, इसकी फिक्र होती है। यकीनन। तो ये तमाम चीज़ों के पेश नज़र अदालत का ये कहना कि SIR में कोई नुमाइंदा जो या फिर जिसका भी नाम खारिज किया गया है वो वोटर अदालत से रुजू नहीं हुआ है, तो ये समझा जाना चाहिए कि जो निकाले गए नाम हैं या तो वो मौत की बुनियाद पर निकाले गए, मर जाने की बुनियाद पर, या फिर मुंतकल होने की बुनियाद पर, या फिर आपको बता दूं मैं दोबारा दो नाम होने की बुनियाद पर किसी दूसरे मुल्क की मॉडल का नाम 25 या 6 की मर्तबा शामिल किया गया हरियाणा के। ये हालांकि आपके जुमले में मेरे को हंसी आ रही है, अफसोस की बात है ये निहायत अफसोस। शबाना बंजारी कहीं कुछ और नाम से बंजारी, कुछ लक्ष्मी बंजारी, कुछ बंजारी, कुछ बंजारी, कुछ की मॉडल है, ब्राजील की मॉडल है, वो जो है हरियाणा की वोटर लिस्ट में 26 से 27 जगह पर उनका वोट है। तो वो खुद खुश हुई थी। बीच में एक मीम भी निकला था, कांग्रेस ने निकाला था। तो खैर हमें इशारा मिल रहा है कि हम अपनी बात को कंक्लूड करें। एक दो अहम खबरें हैं, छोटे छोटे तबसरे के साथ अपन उसको ख़त्म कर देंगे। एक खबर तो ये है कि 27 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को GHMC में शामिल करने के लिए तेलंगाना काबीना ने अप्रूवल दे दिया है। 27 म्यूनसिपलिटीज़ को अगर जब मर्ज कर, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हैं, उससे कबल ये एलामिया जो जारी हुआ, नोटिफिकेशन जब आया लोकल बॉडी इलेक्शन का स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उससे ऐन कबल 6:15 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की 4 बजे कैबिनेट की इजलास था। तो ये दोनों के दरमियान में ये फैसला आया कि 27 म्यूनसिपलिटीज़ को जो है GHMC में मर्ज करने का काम किया जा रहा है। नीम साहब जी, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि 27 म्यूनसिपलिटीज़ को GHMC के हदूद में शामिल कर दिया जाता है तो हैदराबाद हिंदुस्तान की तमाम शहरों में सबसे बड़ा शहर बन जाएगा, आबादी और मुख्तलिफ उसकी वजह से, महल वक़ू की वजह से। रही बात के आपको कि इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी जी,
जबकि हम ये देखा था कि साबिक़ जो हुक्मरान थे, साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना तश्कील पाने के बाद तेलंगाना के 10 अजला को 33 अजला में तकसीम किया था। वो ये कहा था कि जितने छोटे अजला होंगे उतने मसाइल आवाम के जल्दी हल होंगे, जो हुक्काम होंगे मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। उनकी ये कोशिश थी। वो कोशिश के पेश नज़र अब ये देखा जा रहा है कि ग्रेटर हैदराबाद में 27 म्यूनसिपालिटीज़ को शामिल कर लिया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि तेलंगाना की आधी आबादी, तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ है, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी लगभग जो आबादी है वो हैदराबाद में रहेगी। आप बताइए इसका इंतजाम कैसे हो सकता है? इसको क्या अलग अलग स्टेट का मौक़िफ़ दिया जाएगा या क्या करना चाह रहे समझ में नहीं आया। इससे पहले भी एक प्रपोजल आया था कि 4 जोन बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन, 4 जोन में होगा। तो देखते हैं कि जैसा कि क्योंकि आपकी गहरी नज़र इस तरीके के मसाइल पर रहती है, तो आप जब ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो चौंका देने वाला है। हुकूमत को फैसले करने का इख्तियार है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि वो मुकामी म्यूनसिपालिटीज़ की भी राय लेना ज़रूरी है। वहाँ के नुमाइंदगी करने वाले अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान राज्यसभा, अरकान कानून साज कौंसिल की भी राय लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप एक काम कर सकते हैं। अगर बग़ैर किसी काम ऐसा इस तरह का आवाम को एतमाद में लिए बगैर काम किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मसाइल अदालत में रुक जाते हैं। यकीनन अदालत में रुक जाते हैं, अदालती कार्रवाइयाँ, क्योंकि अब जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात पर वो उसकी तारीख का ऐलान हुआ है। तो देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके का, जैसा नईम साहब ने कहा है कि किस तरीके के असरात मुरतब होते हैं 27 म्यूनसिपलिटीज़ को हैदराबाद में शामिल करने के। तो आने वाले दिनों में देखेंगे। यह खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कल रात से मुसलसिल ये सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है कि अदालती तहवील में जेल के अंदर जो है साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया है। वो हलाक हो चुके हैं। अडेला जेल में वो रहने वाले थे, उनकी बहन वहाँ पर गई और उन्होंने अपने जो मुलाकात के हुकूक़ हैं उसका इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। मुख्तसर तौर पर इस पर तबसरा देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैली हुई है। आप गूगल निकाल के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली इमरान खान की न्यूज़ है। जी, इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक अजीम असासा है, जिन्होंने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जिता के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और जब कैंसर के उनकी वालदा कैंसर की मरीज़ थी, कैंसर से मर गई थी, पाकिस्तान में कैंसर का अस्पताल नहीं था, तो उन्होंने अपनी वालदा के लिए कैंसर अस्पताल बनाया, अपने फ़ंड से पैसे बताया, चंदा वसूल करके बनाया। जब वज़ीर आज़म बनने का उन्हें मौका मिला, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वज़ीर आज़म बना, तो जितने बदअनवान कायदीन थे उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ करप्शन का सफाया करने की कोशिश की थी। मगर बदकिस्मती से उन्हें करप्शन के केस में फंसाया गया और 2 साल से वो जेल में है। अफवाहें आ रही थी कि उन्हें मार दिया गया है, लेकिन अगर उसी वक्त अफवाहों का ख़ात्मा हो जाता जब पाकिस्तान की हुकूमत या फिर जेल का हुकाम या फ़ौज का जो सरबराह है वो कह देते कि इमरान खान ज़िंदा है, बाक़यात है, तो ये नौबत नहीं आती थी। लेकिन आज ये कहा गया है कि वो बाक़यात है, हयात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी, इलाज चल रहा है, बक़ैद हयात है। तो अब ये तशवीशनाक बात है। और किसी भी मुल्क के सरबराह के साथ देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो है इंसानियत नाम की चीज़ें जो है वो बहुत पहले मर चुकी थी, क्योंकि बानी पाकिस्तान के ताल्लुक़ से भी ये कहा जाता है कि जानबूझकर उन्हें मरता छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर जनरल ज़ियाउल हक़ का मामला ले लें और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला ले लें, हालिया अरसे में जो है बेनज़ीर भुट्टो को जो है बम धमाके से उड़ा दिया गया। तो ये एक ऐसी कौम है, हम मुसलसिल ये कह रहे हैं कि अगर एक शिद्दत पसंदी की बुनियाद पर अगर किसी मुल्क के तश्कील अमल में आती है, वो फ़रोग़ पाता है, तो इस तरीके के वाक़यात जो है वो देखने को मिलते हैं। वो तमाम ममालिक को जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर है और अपने मुल्क को मज़हब की बुनियाद पर, शिद्दत पसंदी की बुनियाद पर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को अपने मिसाल बनाकर अपने आप के सामने रख लें तो यकीनन सुधार आ जाएगा। तो नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और अब सियासत TV की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।